सभी दोस्तों को नमस्कार। यहाँ पे हम सी सैट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। 2021 का एग्जामिनेशन सिर्फ आखिरी हफ्ता बचा हुआ है, ऐसा समझें आप, ठीक है। और 5 ब्लंडर्स जो नॉर्मली आप कमिट करते हैं वो क्या हैं, वो नहीं करेंगे। सो दैट विल डिटरमाइन कि वेदर यू विल क्वालिफाई फॉर द प्रीलिम्स और नॉट। सी द प्रॉब्लम इज, कुछ दिन पहले हमने आप बहुत सारे लोगों का मार्कशीट दिखाया था और उसमें बताया था कि कैसे जो है लोग पहले पेपर में इतना अच्छा स्कोर करने के बावजूद सी सैट में कुछ ही मार्क्स एकदम बाउंड्री पे जा करके नहीं हुआ था। और सोचिए उनका मेंस का मेहनत या फिर GS1 का मेहनत वो पूरा बेकार चला गया। तो वही कुछ मिस्टेक्स की हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे एक मार्कशीट मैंने ली है और यहाँ पे आप देखिए 135.75 GS1 में इनका स्कोर है, यानी पेपर 1 में जो GS का पेपर है, विच इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। जहाँ पे कट ऑफ 92 हो वहाँ पे अगर किसी का स्कोर 135 आए। और यहाँ देखिए सिर्फ 2 क्वेश्चन की वजह से इनका सी सैट में नहीं हुआ और नॉट क्वालिफाइड यहाँ पे दिखाया है। सो इस तरह के मैं बहुत सारी मार्कशीट ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। सो विल टॉक अबाउट certain mistakes or the blunders that you should not commit in the paper, क्योंकि काफ़ी नज़दीक है और कुछ गलतियां हो जाती हैं। Many of you might be new aspirants, right? So you may not be aware about such things. So anyway, let us start. I am Deepak and you are watching IAS PCS Factory. So यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही हम थोड़ा सा पहले एग्जामिनेशन हॉल की बात करते हैं, सपोज यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड यू गेट द क्वेश्चन पेपर। सो व्हाट विल यू डू? नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर 1 से अपना पेपर करना स्टार्ट कर देते हैं, बट दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। ट्रस्ट मी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आप अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आई सपोज कि आपने जरूर बनाया होगा। अगर नहीं बनाया है तो जरूर प्रैक्टिस कीजिए। 2020 एटलीस्ट 2020 2019 4-5 साल का तो कर ही लीजिए। और एक आध नहीं, अगर कर रखा हो पहले से तो ठीक है, और नहीं किया हो तो एक आध तो कर ही लीजिए टेस्ट पेपर्स को कोचिंग वालों के, ठीक है। तो इसको करने के बाद आपको यू विल बी एबल टू नो कि व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, और तब आपको पता लगेगा कि वेयर यू हैव टू एम्फेसाइज अपॉन, राइट। तो जैसे ही आपको पता लगे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन कंसिस्टेंटली सही होता है, देन स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन। और जब कॉम्प्रिहेंशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन एक साथ करेंगे। जैसे अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये जैसे यूपी का पेपर, ये 2020 का पेपर है, तो इसमें आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन ना कॉम्प्रिहेंशन की एक जगह नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसमें खोजना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज से ही शुरुआत हुई है, तो पैसेज वाले से ही आप शुरू कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर बीच में देखिए कि बीच में कहाँ पैसेज है, फिर इतने से उनको एक साथ कर लीजिए, ठीक है। लाइक यहाँ पे फिर देखिए 45, 46 ये सब पैसेज वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो मेरा कहना है ना कि इनको एक साथ, जैसे ही आपको स्ट्रॉन्ग एरिया पता लग गया कि योर स्ट्रॉन्ग एरिया इस पैसेज, बहुत सारे लोग होंगे जिनका मैथमेटिक्स या DI का कोई बैकग्राउंड रहा होगा, फॉर देम आई वुड रिकमेंड कि आपको या मेंटल एबिलिटी से शुरू कर सकते हैं, या DI या जिसे आप क्वांट कहते हैं उसके साथ शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला गलती नॉर्मली लोग ब्लंडर ये कर देते हैं कि नंबर 1 से शुरू करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे, परेशान हो जाएंगे, 10 में से एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। सी द थिंग इज, आपको 27 ही तो नेट करेक्ट आने चाहिए ना। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बाउंड्री पे रहना है, बट 27 नेट करेक्ट करना है तो पहले गो में ही आपको कोशिश करना चाहिए कि जब पूरी रीडिंग आपकी खत्म हो तो 27 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से या फिर जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया वहीं से निकालने का प्रयास करें। एंड इसके बाद आपको ओवर एंड अबव काम करना होगा कि अब जो मिले वो बोनस हो, ठीक है। तो हम और भी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले देखिए, अच्छा एक सवाल आएगा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल बी अटेम्प्टिंग in the actual examination paper. My suggestion is you should not attempt less than 50 and you should not go for more than 60, क्योंकि 60 से ऊपर जाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ पास करना है ये पेपर, राइट। और 50 से आने का आने का मतलब भी नहीं। You should not attempt less than 50 question. The reason being कि if you are attempting suppose 40 question, देन अगर आपके 8-10 सवाल गलत हो गए और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें यू नो कि आंसर जो होता है उसकी वेरिएबिलिटी बहुत हैं, डायमेंशंस बहुत हैं। तो यूपीएससी का आंसर की और कोचिंग के आंसर की भी माइट वैरी, जो कि लोग कह भी रहे हैं कि इस बार हुआ है, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि 50 से नीचे नहीं करेंगे, वरना आप बिल्कुल ही डेंजर जोन में चले जाएंगे। अब देखिए, अगर इससे नीचे करना है या इससे ऊपर करना है, हम 2 पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं।
नंबर 1 पॉसिबिलिटी इज इफ योर क्वांट इज वेरी गुड, देन आप 50 से नीचे कर सकते हैं। सपोज यू आर हैविंग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, देन यू कैन गो, क्योंकि यहां पे क्वांट का जो एक्यूरेसी होता है ना ये ज्यादा होता है बनिस्बत की कॉम्प्रिहेंशन की। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कॉम्प्रिहेंशन करके भी अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। बट यदि आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं ना, पैसेज कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपकी जो आंसर है वो वैरी करने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो जब कोचिंग के आप जो वहाँ से निकलेंगे बाहर, उसके बावजूद भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स होती हैं जब तक कि यूपीएससी का फाइनल आंसर की ना आ जाए। और वो कब आता है? वो तो 1 साल बाद आएगा। तो वो बहुत ही प्रेशर वाली सिचुएशन होगी। सो आई एम समराइजिंग इट, इफ यू आर डूइंग क्वांट you can do less than 50, but it should not be any way, it should not be less than 45. Trust me, any way it should not be less than 45, it should be more than 50 at any cost. मेरा तो यही सजेशन है, बट आई डोंट नो आपका क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, यू नो बेटर। एंड कॉम्प्रिहेंशन में आप करेंगे, अगर कर रहे हैं ज़्यादा, मान लीजिए कि आपने 25 से 30 सवाल कॉम्प्रिहेंशन के किए हैं, then do not do less than 50 question, attempt more than 50, maybe you can attempt 60 or 55, ये ऑप्टिमम रेंज है, राइट। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए हम तीसरा प्रश्न करते हैं कि हम सीधे अब कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा ना हम लोग आते हैं लाइन बाय लाइन कि जितने भी आपका एस्पेक्ट है उस पर कॉम्प्रिहेंशन करते समय आपको क्या करना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू। देखिए कॉम्प्रिहेंशन में ना 2 तरह के सवाल आते हैं। एक होता है जिसमें ये पूछता है कि एक पैसेज देगा और पैसेज में ही दे देगा कि इसमें क्या इंप्लाइड है, क्या मैसेज है। ऐसे में ना आप क्वेश्चन को पहले नहीं पढ़ेंगे। नॉर्मली मेरा सजेशन ये है कि रीड क्वेश्चन फर्स्ट, बट किस में? जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 दिया हो। तो ये सारे तीनों स्टेटमेंट को आप पढ़ सकते हैं। फिर उसमें देता है ना कि 1 2 करेक्ट, बी में देगा 1 2 3 करेक्ट, सी में देगा 1 and 3 करेक्ट, ठीक है, डी में देगा कि 1 या 1 and 2 करेक्ट, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 2 and 3 भी दे सकता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे में ना सबसे पहले काम ये करेंगे कि रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। और देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ने से ये आइडिया लग जाएगा ना कि अब आपकी नज़रें जो है ना वो बिल्कुल भटकेंगी नहीं। जो पैसेज पढ़ रहे होंगे तो आपका जो ध्यान होगा वो ये होगा कि ये वर्ड्स कहाँ मिल रहे हैं, राइट। बट ये अप्लाई नहीं होता है जब ये पूछे कि ओवरऑल निष्कर्ष क्या है, व्हाट इज इम्प्लाइड अगर पूछे, या व्हाट इज द इन्फियरेंस दैट यू आर गेटिंग, देन ये नहीं काम करेगा, राइट। दूसरी चीज है कि आप अंडरलाइन कीजिए। वेन एवर यू आर रीडिंग द पैसेज देन अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट स्टफ्स, स्पेशली द कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। तीसरा देखिए जब भी पूछे ना कि समरी की इन्फेरेंस क्या ड्रॉ कर रहे हैं, फाइनली कंक्लूजन पे क्या पहुंचे, तो हमेशा आप इम्प्लिसिट पे जाएंगे। कभी भी वो लाइन एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं होगा। अगर लिखा हुआ है कि सर्विस सेक्टर के कारण जो है वो हमारे जीडीपी में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, तो कभी भी आपका कंक्लूजन ये नहीं हो सकता है, इन्फ्लुएंस ये नहीं हो सकता है कि सर्विस सेक्टर के कारण जीडीपी में ग्रोथ हुआ है। वो कोई लार्जर पिक्चर होगा। नॉर्मली ना हमेशा लार्जर पिक्चर को ध्यान में लाइएगा, ठीक है। और एक्सप्लिसिट जो होता है मैंने बता ही दिया कि वो नहीं होता। देखिए one important element, and I would say this is the most important element while solving the comprehension entire CSAT paper, not only the comprehension। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि ईगो पे आ जाता है कोई सवाल, जैसे उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो और उसको बनाया भी हो और पर्टिकुलर वो सवाल वहाँ पे नहीं बन रहा हो। वहाँ पे ईगो लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस के मार्क्स 2.5 ही हैं। वहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा बहादुरी नहीं दिखानी है। उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, लास्ट में समय मिलेगा कर लेंगे। स्टक नहीं होना है, कहीं भी फंसना नहीं है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन सीसैट, राइट। अच्छा जो ये तो मैंने बता ही दिया कि जितने भी कॉम्प्रिहेंशन है, जैसे मान लीजिए उसको कर रहे हैं या स्टैट्स जो डीआई के पोर्शन है, तो इनको एक साथ कीजिए, क्योंकि ना आपका एक माइंड का फ्रेम होता है और उस फ्रेम में आपका समय बचेगा, टाइम मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। नहीं तो अभी डीआई करेंगे, फिर पैसेज पे आएंगे, फिर डीआई करेंगे, वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। इन्फियरेंस, एजम्पशंस या इम्प्लीकेशंस, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, आपको उसमें पता लग जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं मैथ्स या क्वांट्स या डीआई सेक्शन पे। देखिए मेरा सजेशन है कि अभी तक आपने जरूर कुछ चैप्टर्स को, जैसे प्रतिशत है, परसेंटेज, एवरेज है, औसत, टाइम एंड डिस्टेंस और नंबर सिस्टम,
इस तरह के कुछ और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे जो आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से निकाल सकते हैं। इनको एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लीजिए। होगा ये ना कि इन्हीं चैप्टर्स का यूज करके आप कुछ क्वांट के सवाल निकाल लेंगे। मैं मानता हूं कि यदि आपने 5 से 10 भी सवाल निकाल लिए और आपकी मान लेते हैं बैकग्राउंड नहीं है, और ऐसे 5 से 10 सवाल इजीली निकलते हैं। अगर आपने ऐसा 5 से 10 सवाल भी निकाल लिया ना, आप सोचिए कि वो जो बाउंड्री लाइन वाली सिचुएशन है ना, मोस्टली लोग वहीं पे स्टक करते हैं, उसको आप पार कर देंगे। कॉम्प्रिहेंशन से आप पार कर गए हैं, बट क्या होगा ना, ये वाला आपको अलग से कॉन्फिडेंस दे देगा। तो इन चैप्टर्स को मेरी समझ से आपको कर लेना चाहिए, इसमें बहुत समय लगेगा भी नहीं। और अगर अभी आपने नहीं किया है, स्टिल यू कैन डू। और खासकर देखिएगा उनमें जिनमें बहुत ज़्यादा पेजेस ना हो, और जो क्रक्स जहाँ पे बता दे रहे हो, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है GS1 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मेंटल एबिलिटी यहाँ पे मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूँगा, स्पेशली फॉर दोज who are not from the engineering और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड से जो नहीं है। देखिए कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं ना जो बिना प्रैक्टिस के बन जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए, मैं देख रहा था पिछले साल ही डायरेक्शन के क्वेश्चन आए हुए हैं कि मान लीजिए राम है 5 किलोमीटर उत्तर चला, 10 किलोमीटर जो है वो पूरब चला, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण चला, फिर जो है 10 किलोमीटर पश्चिम चला, तो अंत में कहाँ पहुंचा। तो इस तरह के सवाल जो है ना, आप जैसे यहाँ पॉइंट बनाइए, जैसे जैसे चलता जाता है वैसे वैसे बनाते जाइए, और आप जो है तुरंत आंसर पकड़ लेंगे और आपको 2.5 मिल जाएंगे। सोचिए कॉस्ट कितना होगा। अगर ये गलत कर देते हैं तो इसका जो नेगेटिव होगा 1/3 वो भी जोड़ लीजिए प्लस में, और कितना आपको नुकसान कर देगा। ठीक है, तो ये सब सवाल मुझे लगता है आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसके पीछे बताने का मेरा कारण ये है ना कि जब आप पूरा एक से लेकर लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। और ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है कि वो ऐसे सवालों को घर आके देखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही ईजी सवाल था, ये मैं कैसे छोड़ दिया। तो ये काम नहीं करना है। सरसरी निगाह से पेपर को जरूर देखना है, देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये मेरे वश का है या मेरे वश का नहीं है। उसमें लो फील करने वाली कोई बात ही नहीं है कि ये मेरे मैथमेटिक्स का सवाल है, मेरे से नहीं बन रहा है। यू जस्ट हैव टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड, दैट इज द कट ऑफ 66.67। ठीक है, अच्छा कुछ सवाल फिंगर्स पे ही हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये कॉमन सेंसिकल बेस्ड होते हैं, इसी में हम कर देते हैं। जैसे एज वाला जो सवाल आता है कि रामू की एज 5 साल है, और आज से 5 उसके पिताजी की एज इतनी है, माताजी की एज इतनी है, 5 साल पहले इतना था और 5 साल बाद इतना। देखिए बहुत टफ सवाल नहीं है। इसमें ना आप नॉर्मल लॉजिक लगा करके भी थोड़ा सा लिख देंगे कि शादी दोनों का एज जोड़ा, फिर उनका एज जोड़ा, फिर घटा लेंगे। मतलब मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी भी तरह का फॉर्मूला की ज़रूरत है। आई मीन दोज क्वेश्चंस विच यू कैन सॉल्व विदाउट फॉर्मूलाज, उनको तो कर ही लेना चाहिए आपको। तो ये कॉमन सेंसिकल बेस्ड क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। अच्छा रीजनिंग के ना कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो ऐसे में ना आप इस तरह का ना बना लीजिए। ठीक है, जो वेन डायग्राम्स बनाते हैं, तो इस तरह का, और इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कहाँ फोकस करना है। तो मुझे लगता है कि आई हैव टॉक्ड अबाउट सर्टन मिस्टेक्स, जहाँ पे नॉर्मली आप मिस्टेक करते हैं CSAT में, और एवरीथिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट। जैसे कि पेपर हाथ में आता है तो कहाँ से शुरू करना है, समराइज में कर रहा हूँ, कितने प्रश्नों को आइडियली करना चाहिए, सबके लिए अलग अलग होगा। कॉम्प्रिहेंशन में आपको कैसे पैसेज को सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स और DI कैसे करना है, मेंटल एबिलिटी। देखिए थोड़ा सा ना एक आध और बातें मैं बता देता हूँ। अभी का टाइम आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, मेरी समझ से ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है। अगर मान लीजिए आपका CSAT बहुत ही कमज़ोर है, आपको लग रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जो अपने लाइफ में कभी CSAT नहीं क्लियर कर पाए हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप प्रोपोर्शनेटली थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे CSAT को। बट अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका CSAT बहुत ही अच्छा है, तब भी आप 2 घंटा जरूर देंगे। डू नॉट इग्नोर दिस कंप्लीटली। कुछ लोग क्या करेंगे ना कि वो सोचेंगे नहीं नहीं मेरा तो CSAT बहुत, मैं मैथमेटिक्स, ट्रस्ट में IITians तक फेल हो गए हैं CSAT में पिछली बार। तो पिछली बार क्या, उसके पिछली बार लोग फेल हुए हैं। तो ये कभी भी ये गलती नहीं करना है। और मुझे लगता है कि आई हैव टॉक्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। स्टिल यू फील कि यू हैव एनी डाउट, कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिड्रेस दैट। थैंक यू वेरी मच।